हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 20 मिनी महात्मा नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, वह जरा सी बात क्या थी जिसकी वजह से मोहन लगातार रोए जा रहा था। आपने पाठ को पढ़ा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं उत्तर। वह जरा सी बात यह थी कि पुलिस अंकल ने मोहन को एक चपत लगा दी थी, पर इस जरा सी बात पर मोहन ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा था। परंतु मोहन गांधी जी को अपना आदर्श मानकर कार्य कर रहा था। प्रश्न दूसरा है, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाला लिखने के पीछे लेखक का क्या भाव है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस कथन में पुलिस वाला लिखने के पीछे लेखक का भाव यह है कि पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब झाड़ता है। पुलिस सभी की मदद के लिए होती है, किंतु पुलिस वाला मोहन के साथ अन्याय कर रहा था। इससे लेखक के क्रोध भाव का पता चलता है। प्रश्न तीसरा है, सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था? उत्तर है, मोहन के मन में एक ही बात चल रही थी कि पुलिस अंकल ने बिना किसी कारण के उसे चपत क्यों लगा दी। मोहन पुलिस अंकल से अपना कसूर पूछना चाहता था, इसलिए मोहन घर नहीं जा रहा था। प्रश्न 4 है, शेर सिंह की पत्नी ने लोगों से क्या और कैसे कहा? उत्तर है, शेर सिंह की पत्नी ने लोगों से हाथ जोड़कर वहां से चले जाने को कहा। प्रश्न 5वां है, मोहन ने अपने व्यवहार में विरोध को शामिल कर साबित किया कि अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। कैसे? उत्तर है, मोहन को बिना कसूर के शेर सिंह ने मारा था, इसलिए वह शेर सिंह के दरवाजे तक कसूर पूछने चला गया और शेर सिंह को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। प्रश्न 6वां है, लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? तो यहाँ पर जिरह का अर्थ है बहस करना। तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है, लोग मोहन को समझा समझा कर थक गए कि अगर पुलिस अंकल ने उसे एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया, किंतु मोहन सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका तर्क था कि कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसको चांटा जड़ देते। मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा और कमज़ोर हूँ, इसलिए लोग कह रहे थे कि लड़का कूड़ मगज है, जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए। प्रश्न 7वां है, इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव छिपा है। ऐसे 4 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। तो आपको वाक्य छांटना है अपने पाठ में से जिनमें बालकों की बात को महत्व न देने का भाव छिपा हुआ है। जैसे उत्तर में यहाँ लिखा है, पहला है, अरे भाई बड़े हैं, जरा जल्दी होगी, किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आड़े आ गए। दूसरा वाक्य है, कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसको चाटा जड़ देते। तीसरा है, लड़का जिरह किए जाता है, कूड़ मगज है, इसे कौन समझाए। चौथा है, रोता है तो रोने दो, कब तक रोएगा। तो ये ऐसे वाक्य है जिनसे पता चलता है कि बालकों की बातों को या बच्चों की बातों को महत्व बड़ों द्वारा नहीं दिया जाता। प्रश्न 8वां है, बात मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी आगे से ऐसा सलूक ना करे बच्चों के साथ। लिखिए इस वाक्य में, मैं किसके लिए आया है, उनसे किसके लिए आया है, ऐसा सलूक कहकर किस सलूक की बात कही गई है। मान भी जा बेटे में कौन सा भाव छिपा है। तो वाक्य है, मैं उनसे कह दूंगी आगे से ऐसा सलूक ना करें। इस वाक्य में जो शब्दांश है, जो शब्द है, जो वाक्यांश है, वह किसके लिए कही गई है, उनका भाव, उनमें कौन सा भाव छिपा है ये बताना है। जैसे उत्तर में लिखा है यहाँ पर, मैं शब्द मोहन की माँ के लिए आया है, उनसे ये शब्द सब इंस्पेक्टर शेर सिंह के लिए आया है। ऐसा सुलूक, ये जो वाक्यांश है, ऐसा सुलूक कहकर पुलिस सब इंस्पेक्टर शेर सिंह द्वारा मोहन के साथ मारपीट करने की बात कही गई है। मान भी जा बेटे, यह वाक्य, इस वाक्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार को सहन कर लेने का भाव छिपा है। प्रश्न 9 है, कहानी में आए निम्नलिखित पात्रों के बारे में अपने जो राय बनाई उसे पात्रवार 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो इसमें कुछ पात्र आए हैं
कहानी में जैसे शेर सिंह है, मोहन की माँ है, मोहन है, शेर सिंह की पत्नी है, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, उनको आपको 4-5 पंक्तियों में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, शेर सिंह के बारे में लिखा गया है, शेर सिंह एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। वह सब पर अपनी वर्दी का रौब झाड़ता है। वह शीघ्र ही मारपीट करने पर उतर आता है। वह अपने पद के घमंड में यह भी भूल जाता है कि बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरा पात्र है मोहन की माँ। तो मोहन की माँ एक सरल स्वभाव की महिला है। वह पुलिस वालों से झंझट मोल नहीं लेना चाहती। वह दुनियादारी की बातों को समझती है। वह जानती है कि गलती शेर सिंह की है, पर वह उसके अन्यायपूर्ण कृत्य को चुपचाप सहन कर लेना चाहती है। तीसरा पात्र है मोहन। तो मोहन एक स्वाभिमानी बालक है। वह पुलिस सब इंस्पेक्टर शेर सिंह द्वारा अकारण किए गए दुर्व्यवहार को चुपचाप सहन कर लेना नहीं चाहता। वह अन्याय का डटकर विरोध करता है। उसकी तर्क संगत बातों के आगे पुलिस अधिकारी को झुकना पड़ता है। घ है शेर सिंह की पत्नी। तो शेर सिंह की पत्नी दयालु स्वभाव की समझदार महिला है। वह मोहन को अपने पुत्र जैसा समझती है। उसकी दृष्टि में मोहन ने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वह मोहन और अपने पति शेर सिंह दोनों को समझाती है। पाठ से आगे का प्रश्न है, फरीद बाबा के व्यक्तित्व का वह कौन सा पहलू है जिसके माध्यम से उन्होंने झगड़े को आसानी से सुलझा दिया। हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं। अपने आसपास के ऐसे लोगों के बारे में समूह में चर्चा कर उनके मानवीय पहलुओं को लिखिए। तो पाठ में एक पात्र है फरीद बाबा, जो शेर सिंह और मोहन के बीच के विवाद को सुलझाते हैं। तो इनके बारे में बताना है कि फरीद बाबा एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी समझदारी से शेर सिंह को मोहन से माफ़ी मांगने के लिए समझाया। फरीद बाबा जैसे व्यक्ति समाज में रहना अति आवश्यक है। ऐसे लोग हमारे घर के आसपास भी हैं। फरीद बाबा के व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया है, आपको अपने आसपास के, अपने मोहल्ले में रहने वाले ऐसा कोई व्यक्ति है जो झगड़े विवाद आदि को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा है, मोहन सच्चाई पर अड़ा रहा और अंत में उसकी विजय हुई। शेर सिंह को अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा। क्या आपने अपने आसपास में ऐसी कोई घटना देखी या सुनी है जिसमें सच्चाई की जीत हुई हो? अपना अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर भी आप अपना विचार लिखेंगे। अगर ऐसी कोई घटना आपके आसपास हुई हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, मिनी महात्मा शीर्षक कहानी में मोहन ने महात्मा गांधी के किन सिद्धांतों का पालन किया? अपने मित्रों से बात कर लिखिए। उत्तर है, मोहन ने महात्मा गांधी के सिद्धांत अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना है का पालन किया। उसने शेर सिंह द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध किया, जिसके कारण अंत में शेर सिंह को अपनी गलती माननी पड़ी। प्रश्न 4 है, कतार में लगकर कोई भी सामान लेने के क्या फायदे हैं और नुकसान आपको लगते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो कतार में लगकर या पंक्तिबद्ध खड़े होकर सामान लेने के फायदे और नुकसान के बारे में आपको लिखना है। कतारबद्ध कई जगह पर हुआ जाता है। दुकान के सामने, मंदिर में भी लोग कतार में खड़े होते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है। तो उत्तर में लिखना है, कतार में लगकर सामान लेना अच्छा है, इससे सभी को सुविधा होती है, नियम का पालन होता है और जो पहले आएगा वह कतार में सबसे आगे रहेगा। कतार में लगकर सामान लेने वाले और देने वाले दोनों को सुविधा होती है। ऐसा न करने पर पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाती है। प्रश्न 5 है, फरीद बाबा ने पुलिस अंकल को भीतर जाकर क्या समझाया होगा जिसे सुनकर पुलिस अंकल अपनी गलती स्वीकार करने आ गए? उत्तर है, फरीद बाबा ने पुलिस अंकल को समझाया होगा कि मोहन तो अबोध बालक, छोटी उम्र का है, परंतु तुम तो बड़े हो, समझदार हो, अतः क्षमा में ही बड़प्पन होता है। और इस प्रकार इन बातों को सुनकर पुलिस अंकल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। प्रश्न 6 है, इस कहानी को पढ़कर आपकी क्या राय समझ बनती है? लिखिए। तो कहानी को आपने पढ़ा है, इसके आधार पर आप अपनी समझ, अपनी सोच को लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, इस कहानी को पढ़कर हमारी यह राय बनती है कि महापुरुषों के सिद्धांतों को केवल याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे आचरण में उतारते हुए उन सिद्धांतों को जीवन भर अपनाना चाहिए। इसके लिए भले ही कष्ट सहना पड़े, समाज का विरोध सहकर भी अपने निश्चय पर अडिग रहना चाहिए। तब गलत व्यक्ति को सुधारा जा सकता है और गलती मानने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, मोहन के प्रति शेर सिंह ने जो दुर्व्यवहार किया था, मोहन उसका विरोध गांधी जी द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलकर कर रहा था।
महात्मा गांधी द्वारा इस संबंध में क्या मार्ग सुझाया गया था? मोहन द्वारा किए जा रहे उक्त व्यवहार से आप कहाँ तक सहमत है? लिखिए। उत्तर है, मोहन द्वारा किए जा रहे व्यवहार से हम सहमत हैं। अन्याय या अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है, अतः अन्याय का विरोध करना उचित है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। भाषा की बात से अगला प्रश्न है, पाठ में सर आँखों पर तथा पहाड़ टूटना जैसे मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी लोकोक्ति भी आई है। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे वह मुहावरा कहलाता है, जबकि लोकोक्ति लोक अनुभव से बनती है। किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया है, ऐसे वाक्य को ही लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत, जनश्रुति आदि भी कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया नहीं जा सकता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति है। अब आप 5 मुहावरे और 5 लोकोक्ति खोज कर लिखिए और उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पर 5 मुहावरे लिखने हैं और 5 लोकोक्ति लिखने हैं और उनका अर्थ भी बताना है। जैसे यहाँ लिखा है, मुहावरा है पहला, टस से मस ना होना, तो इसका अर्थ है अपनी जगह से ना हिलना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बैल बीच रास्ते में बैठ गया था, हम लोगों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस ना हुआ। दूसरा मुहावरा है पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ है भारी विपत्ति आना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, बेटे बहू के जाते ही बुढ़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तीसरा है तिल का ताड़ बनाना या तिल का ताड़ बनना, अर्थात छोटी सी बात का बड़ा बन जाना। वाक्य प्रयोग है, कभी कभी अखबार वालों के कारण छोटी सी खबर तिल का ताड़ बन जाती है। चौथा मुहावरा है दिन रात एक करना, अर्थात कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग है, अतुल ने प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए दिन रात एक कर दिया। पांचवा मुहावरा है नजर आना, इसका अर्थ है दिखाई पड़ना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, रामू आज बहुत दिनों के बाद नजर आया है। लोकोक्ति है पहला, दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात निष्पक्ष निर्णय। वाक्य प्रयोग है, पंचायत के निर्णय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूसरा है अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिमान। वाक्य प्रयोग है, गांव में सोहन ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसलिए वह अंधों में काना राजा के समान महत्वपूर्ण व्यक्ति बना हुआ है। तीसरी लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, दीनू को अपने बेटे के जन्मदिन पर इतने उपहार मिले जो खर्चे से भी दुगने के होंगे, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। चौथी लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ है खुद का दोष दूसरे पर मढ़ना। वाक्य प्रयोग है, मैच हार जाने पर शुभम रेफरी को दोषी ठहराने लगा, तो उसकी बहन ने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पांचवी लोकोक्ति है, दिन दूनी रात चौगुनी, इसका अर्थ है तेजी से बढ़ना। वाक्य प्रयोग है, महंगाई पर किसी का काबू नहीं है, वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों को देखें, लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, दूरी, मनाही, निकटता इत्यादि। जिस नाम या संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म, अवस्था, गुण, दोष का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा है। पाठ में आए निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, ईमानदार, बेईमान, खराब, सफ़ेद, कमज़ोर, चालाक। तो यहाँ पर संज्ञा के प्रकार अर्थात भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है। ईमानदार, बेईमान, खराब, सफ़ेद, कमज़ोर, चालाक, इनका भाववाचक संज्ञा बनाना है। ईमानदार का ईमानदारी हो गया, बेईमान से बेईमानी हो गया, खराब से खराबी, सफ़ेद से सफ़ेदी, कमज़ोर शब्द से कमज़ोरी और चालाक से चालाकी शब्द बनाए गए हैं। ऐसे ही आपको बनाना है। प्रश्न तीसरा है, पाठ आधारित कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनके अनुस्वार व अनुनासिक हटा दिए गए हैं। निम्नांकित दिए गए शब्दों में अपनी समझ के अनुसार अनुनासिक लगाएं। उदाहरण है, 5 मुँह, डाका, हंसना, आँख, गाधी, आंसू, अकल,
हु, गूंज, मच, तख्तियाँ। तो इन शब्दों को अनुनासिक लगाकर आपको बनाना है। जैसे यहाँ है उत्तर में, पाँच को पाँच बनाया गया है, मुँह को मुँह, हंसना है उसको हंसना बनाया गया, आँख को आँख बनाया गया, गाधी को गांधी, आंसू को आंसू, अक्ल, हूँ, गूंज, मंच, तख्तियाँ। इस तरह से अनुनासिक लगाकर शब्द बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द दो दो पदों के योग से बने हैं, उन पदों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ शब्द है महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, परमात्मा, पापात्मा। ये दो शब्दों के योग से बने हैं, इनको अलग करना है। जैसे यहाँ किया हुआ है, महात्मा, महाधनात्मा, धर्मात्मा दो शब्दों से मिला है, धर्मधनात्मा, पापात्मा भी पाप और आत्मा दो शब्दों से मिले हैं, पुण्यात्मा शब्द भी पुण्य और आत्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, परमात्मा भी परम और आत्मा शब्द से मिलकर बना है। प्रश्न 5वां है, बड़ा या बड़े शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है, भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग कीजिए और अर्थ भी लिखिए। यहाँ पर बड़ा और बड़े शब्द दिए हैं, जिनका भिन्न अर्थों में प्रयोग करके आपको लिखना है। पहला है, गांव के बाहर बरगद का एक बड़ा सा वृक्ष है। यहाँ पर बड़ा का अर्थ है विशाल। दूसरा है, राम लक्ष्मण के बड़े भाई हैं। यहाँ पर बड़े का अर्थ है अग्रज। तीसरा है, मोहन काम की तलाश में मुंबई चला गया था, वह बड़े दिनों बाद आज गांव लौटा है। यहाँ पर बड़े का अर्थ हो गया बहुत। चौथा है, रतन टाटा बहुत बड़े आदमी हैं। यहाँ पर बड़े का अर्थ हो गया धनी। तो इस प्रकार से बड़े शब्द का या बड़ा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग हुआ है या प्रयोग किया गया है। प्रश्न 6वां है, नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में अंकित मूल क्रिया का सही रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं। पहला है वाक्य, स्कूल की घंटी, खाली स्थान, मंदिर में घंटा, खाली स्थान, और मूल क्रिया यहाँ पर है बजाना। दूसरा वाक्य है, हम गांधी जयंती, खाली स्थान, बच्चे बाल दिवस, खाली स्थान, यहाँ पर मूल क्रिया है मनाना। तीसरा है, प्रधान जी ने झंडा, खाली स्थान, अध्यापक ने झंडियाँ, खाली स्थान, यहाँ पर मूल क्रिया है फहराया। चौथा है, घर में भाई, खाली स्थान, घर में बहन, खाली स्थान, और यहाँ मूल क्रिया है आना। तो ये जो मूल क्रिया दी गई है बजाना, मनाना, फहराया, आना, तो वाक्यों के आधार पर उनको मूल क्रिया का सही रूप बनाकर वहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, क है, स्कूल की घंटी बजी, मंदिर में घंटा बजा। तो यहाँ बजाना मूल क्रिया का सही रूप हो गया बजी और बजा। ख है, हम गांधी जयंती मनाते हैं, बच्चे बाल दिवस मनाएंगे। यहाँ मनाना क्रिया का मनाते और मनाएंगे रूप में परिवर्तन हुआ है। ग है, प्रधान जी ने झंडा फहराया, अध्यापक ने झंडियाँ फहराई। यहाँ फहराना मूल क्रिया है, जिसका फहराया और फहराई रूप में परिवर्तन हुआ है। घर में भाई आया है, घर में बहन आई है। यहाँ आना मूल क्रिया का सही रूप हो गया आया और आई। ये वाक्य के आधार पर मूल क्रिया का सही रूप बनाकर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे। आगे योग्यता विस्तार से प्रश्न है। पहला, पाठ का नाम मिनी महात्मा है। मिनी अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है छोटा। पाठ में भी इसी आशय से मिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। पाठ में और भी कई अंग्रेजी शब्द आए हैं, उन्हें खोजकर इस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखिए ताकि उनका अर्थ भी स्पष्ट हो सके। तो आपने पाठ में पढ़ा है, इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यूनियन। तो इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का अर्थ है सहायक उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर का अर्थ है उपनिरीक्षक, यूनियन का अर्थ है संगठन, अस्पताल का अर्थ है चिकित्सालय। अस्पताल हिंदी में कहते हैं हॉस्पिटल को, जिसका अर्थ है चिकित्सालय। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपिता ने कहा था कि अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। गांधी जी द्वारा कहे गए इस प्रकार के अन्य कथनों को ढूंढ कर लिखिए और उन पर साथियों से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर गांधी जी का एक नारा आप यहाँ पर बता सकते हैं, करो या मरो, जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जनता से उन्होंने कहा था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस देश से, करो या मरो का नारा दिया था।
तीसरा प्रश्न है, आपने किन किन मौक़ों और स्थानों पर लोगों को कतारबद्ध देखा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इन पर आपस में बातचीत करके एक सूची बनाइए। तो आपने कुछ जगहों पर, कुछ स्थलों पर आपने लोगों को कतारबद्ध खड़े देखा होगा या कतारबद्ध बैठे देखा होगा, जैसे अस्पताल है, पूजा घर या मंदिर है, दुकान है। तो ऐसे कई जगह पर लोगों को आपने कतार में खड़े हुए या बैठे हुए देखे होंगे, तो इसकी सूची आप बना सकते हैं। चौथा है, विरोध प्रदर्शन के 2 तरीके होते हैं, एक लड़ाई झगड़ा करके और दूसरा शांति से। आपको दोनों तरीकों में कौन सा उचित लगता है? तो आप यहाँ पर अपनी समझ बताएंगे कि आपको लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से विरोध प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, कि दूसरा है शांति से अपनी बात को आगे रखना, शांति से धरना देना, ये अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर अपना विचार लिखेंगे कि आपको कौन सा तरीका उचित लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सरलतापूर्वक ये उत्तर सब समझ में आ गया होगा। इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।